नाज़रीन, रुपया पैसा में आपको खुश आमदीद कहते हैं। मैं हूं अली नासिर। कल के प्रोग्राम की बड़ी गूंज रही, बड़ा शोर मचा। लोगों ने एज़ यूजुअल उसके चंद हिस्से निकाल कर मकबूल किए व्हाट्सएप पर, सोशल मीडिया पर। मैं नहीं कहता इस प्रोग्राम की वजह से या मेरी बात की वजह से वज़ीर आज़म साहब को शायद ख्याल आ गया कि वो संजीदगी से इस मुतालिक सोचें कि वो तेल की कीमत में कमी कर दें, क्योंकि उनकी अपनी मकबूलियत में बहुत ज़्यादा कमी आ चुकी है। तो वो संजीदगी से सोच रहे हैं। मैं थोड़ा ज़्यादा उनको संजीदा कर देता हूँ इस मामले में। सर, वो आप फ्लोर ऑफ द हाउस पे कह रहे थे कि बजट पास होने से एक रात पहले तक लोगों को ऐसा महसूस हो रहा था कि हुकूमत चली जाएगी। सर, बात हुकूमत की नहीं हो रही, बुरा ना मानिएगा। वज़ीर आज़म इमरान खान साहब, मैं बराह रास्त आपको इसलिए मुखातिब करता हूँ क्योंकि मेरी बात बहुत ज़्यादा सुनी जाती है। पहले लोगों को लगता था मैं बिलफ करता हूँ, लेकिन अब आहिस्ता आहिस्ता एहसास होना शुरू हो गया कि मेरी बात, नौज़ुबिल्लाह, इसमें मेरा कोई किरदार नहीं है। ये मेरे रब का करम है कि बात मेरी सुनी जाती है। तो ये मैं आपको बता रहा हूँ कि बात हुकूमत के जाने की नहीं सर, आपके जाने की हो रही है। नहीं, मैं तो खुल के बोल देता हूँ सर, यह -1 में और कुछ भी नहीं है, माइनस आप हैं। ये जो बात अभी जो सरगोशियाँ हो रही हैं या जो गुफ्तगू इस्लामाबाद में हो रही है, वो माइनस आपकी बात हो रही है सर, -1। ये -1 नहीं है, ये माइनस इमरान खान की बात हो रही है सर। आप इतने भोले ना बने, आपको सब पता है। आप वहाँ फ्लोर ऑफ दी हाउस पे ये बता भी रहे हैं कि जनाब मुझे लग रहा था कल तक के हुकूमत चली जाएगी। सर, आपने बनाई भी नहीं थी और आपको पता भी नहीं लगेगा, क्योंकि जमाली साहब जो थे, जमाली साहब भी प्रोग्राम देखते हैं, मुशर्रफ साहब भी प्रोग्राम देखते हैं। तो जमाली साहब और मुशर्रफ साहब की भी आपस में परफेक्ट अंडरस्टैंडिंग थी। जमाली साहब मुशर्रफ साहब को अपना बॉस कहा करते थे, लेकिन उनको जब अंदाज़ा हुआ कि उनकी नौकरी ख़तरे में है तो मुशर्रफ साहब के साथ उनकी गुफ्तगू बिल्कुल रेगुलर थी। उनको ऐसा महसूस हो रहा था बड़े महफूज हैं। तो वो सर हुकूमत नहीं गई थी, जमाली साहब गए थे सर। सर, आपके सिलसिले में भी हुकूमत नहीं जाएगी, मामला आपके ऊपर आकर अटक जाएगा। आप इस्लाहात करें, हम आपसे बड़ी मोहब्बत करते हैं, लोगों की आपसे बड़ी उम्मीदें तवक्कुआत हैं। ये तो एक हैरानगी की बात है कि ऐसा भी वक्त आना था चंद साल के बाद हुकूमत के कि लोग -1 यानी माइनस इमरान खान के मुतालिक बात करना शुरू कर दें। नहीं, मैं तो खुल के बात करता हूँ, क्योंकि मेरी जो कहीं भी बात होती है शाम को फिर वो प्रोग्रामों की जीनत भी बनती है, ड्राइंग रूमों की जो है वो गुफ्तगू का महवर भी बनती है, और फिर उसके बाद इस्लामाबाद और पड़ोसी शहर इस्लामाबाद का जो है वहाँ पर भी इस बारे में बात की जाती है। मेरे बारे में 1 सितारा बात नहीं करता, 3 सितारे वाले लोग बात करते हैं सर। वैसे ही बता रहा हूँ आपको सर, माजरत के साथ। मैं ये दावा तो नहीं करता कि मेरी बात की इतनी अहमियत है कि जनाब मेरी बात पर फैसले हो जाते हैं, लेकिन यह ज़रूर है कि जब आप मेरा क्लिप आपको व्हाट्सएप पे दिखाया जाता है तो आप भी फाजिल वजीरों से पूछते हैं कि यार इस लड़के अली नासिर को मसला क्या है। सर, बात असल में यह है कि इस्लाहात का वक्त आ गया। आप या तो अपने इख्तियारात का भरपूर इस्तेमाल करते हुए छांटी कर लें अपने वज़रा में से उन लोगों की जो कि यहाँ पे सिर्फ तशहीर करने के लिए आए हैं, उनको फारिग करके काम के लोग लगा लें, नंबर 1। नंबर 2, ऐसे लोग जो कि अनइलेक्टेड हैं उनको फारिग कर दें, उनकी जगह पॉलिसी मेकर अच्छे ले आएं। सर, एक बहुत बड़ी कमजोरी थी, मैं अच्छी अंग्रेजी बोल लेता हूं। मैं ये दावा नहीं करता कि मैं बहुत अच्छी अंग्रेजी बोलता हूं, लेकिन मैं अच्छी अंग्रेजी बोल लेता हूं और आपके वज़रा भी जानते हैं इस बात को। सिंध असम्बली के अंदर आपके MPs तो मेरी बातों को बड़ी गौर से सुनते हैं। मैं इल्म व तदरीस से मेरा ताल्लुक है, कभी कभार PhDs को भी पढ़ाने का मौका मिल जाता है, जबकि मैं PhD नहीं हूं। तो मैं आपको बताना चाहूंगा सर कि अंग्रेजी जुबान से बंदे को ज्यादा इंप्रेस नहीं होना चाहिए। आई कैन स्पीक इंग्लिश, आई कैन वॉक इंग्लिश, आई कैन टॉक इंग्लिश, लेकिन आई नो एग्जैक्टली व्हेन टू स्पीक द लैंग्वेज एंड व्हेन नॉट टू स्पीक द लैंग्वेज। व्हेन आई टॉक टू द पीपल ऑफ पाकिस्तान, दे डोंट नो द इंग्लिश लैंग्वेज, दे हैव नो कमांड ओवर इट। आप लोग, ये आपकी भी आदत यही है, मुशर्रफ साहब की आदत यही है, वो अंग्रेजी से इंप्रेस हो जाते हैं। अरे यार, अंग्रेजी कोई पैमाना नहीं, मुझे तो उर्दू आती भी नहीं थी, मैंने टीवी से सीखी है। सो यू हैव टू अंडरस्टैंड दैट एवरी पर्सन हु इज स्पीकिंग इन इंग्लिश इज नॉट नेसेसरली एजुकेटेड एंड एप्ट फॉर द जॉब। नो सर, नॉट एट ऑल। Any individual who has the capacity and the potential to speak in English is not a potential candidate to become a minister or to occupy any position of power.
ये मेरी बात बड़ी गौर से सुनी जा रही है, मैं आपको बता रहा हूं। किसी के कहने पे नहीं बोलता मैं, इसलिए लोग मेरी बात सुनते हैं, क्योंकि मैं किसी के कहने पर नहीं बोलता। वो जो टेलीफोन करने वाले हैं ना, मुझे टेलीफोन कभी नहीं करते वो, क्योंकि दे नो कि मेरा एक कैरेक्टर है, मेरी एक रेपुटेशन है। मैं किसी के कहने पे इस मुल्क के हक में बात नहीं करूंगा, मैं किसी से पैसे लेके इस मुल्क के हक में बात नहीं करूंगा। मेरा दिल कहता है कि मैं इस मुल्क के, इस कौम के हक में बात करूं। You have to bring reforms on the table. You don't need to imagine reforms will take place on their own. Reforms will not take place on their own. Economic reforms are required. What are mafias? मैं अगले दिन बात कर रहा था, लोग क्वेश्चन कर रहे हैं माफियाज कौन है, and I spoke at length. सॉरी नाजरीन, मैं थोड़ा अंग्रेजी में बात कर रहा हूं क्योंकि ये अंग्रेजी से ही मुतासिर होते हैं। बात यह है कि गुलामाना जिसकी सोच होती है उसको फिर तब्दील करने के लिए आपको फिर उन्हीं की जुबान में बात करनी पड़ती है ताकि उनको समझ आ सके। सो आई आस्क यू सर, what is the reason that there is no reform? And when I talk about reform, my focus is on the economy. Why is there no economic reform? Why are there still monopolies in Pakistan? Why are there still oligopolies in Pakistan or cartels in Pakistan? Why are they still here? Why is the oil price being manipulated? Why have no tax reforms taken place in this country? I ask you, sir, as a genuinely concerned individual, but I question you. Why are Pakistan's external loans, external debt going up? Why? I ask you. I never wanted to, but I have to ask you today. Why is the dollar valued against the rupee like this? Why? And every day its value goes up and the rupee loses its value. Why? Why is there no person in Pakistan capable of developing a productive, a creative, a liberal monetary policy? Why? Which is driven by market forces. Why? Why not? I ask you the question. I am a proponent of the free market economy. मैं इस बारे में बात नहीं करना चाह रहा था, but I am forced today, sir. I am forced. You do not understand the nature of the issue and where the problem stands as of today. You are not aware of it. यहां पर एक छोटी सी ब्रेक लेंगे, ब्रेक के बाद नाजरीन वापस आएंगे। मैं आपसे माजरत चाहता हूं, मुझे प्रोड्यूसर साहब आज से नहीं, मेरे प्रोड्यूसर मुझे 10 साल से ये कह रहे हैं, इनके साथ मेरा 10 साल का ताल्लुक है, ये मुझे 10 साल से कह रहे हैं कि अंग्रेजी में ज्यादा ना बोला करें, अवाम को समझ में नहीं आती। मैंने कहा लेकिन आज मैंने अवाम के लिए नहीं, मैंने खवास के लिए प्रोग्राम करना है। लेट्स टेक ए शॉर्ट ब्रेक। नाज़रीन वेलकम बैक आफ्टर ब्रेक। फिर अब आ जाएं दोबारा से कौमी ज़ुबान पे, और मैं इसीलिए कोशिश करता हूं कि मैं इज्तनाब करूं। बात ये नहीं है कि अंग्रेज़ी ज़ुबान के ऊपर कितना अबूर हो, लेकिन हमारे लोग मुतासिर इस चीज़ से होते। आप यार मईशत के मुतालिक बात कर रहे हैं, ये तो बुनियादी चीज़ें हैं। इस्लाह कहाँ पर होनी चाहिए, क्या मुझे बताने की ज़रूरत है? अच्छा ठीक है, लैक ऑफ विजन है इस मुल्क में, ऐसी बात नहीं कि लैक ऑफ विजन नहीं, लैक ऑफ विजन है, लैक ऑफ ह्यूमन रिसोर्स भी है, हमारी कैपेसिटी कम है, हमें मान लेनी चाहिए। और सानू बंदा नहीं लभदा। वी ट्राई टू फाइंड एन अप्रोप्रिएट पर्सन टू रन आवर इकोनॉमिक अफेयर्स, लेकिन हमें बंदा नहीं मिलता। हम क्या करें, मजबूर हैं। इसीलिए हमें अब्दुल हफीज़ शेख साहब की जानिब देखना पड़ता है। अच्छा, ये बड़े मज़े की स्टोरी है, ये मैं आपको बताऊं। मुशर्रफ साहब जब थे, मैं वैसे ही आपको बता रहा हूँ, याद करा रहा हूँ आपको तारीख। मुशर्रफ साहब जो थे, फिर आप कह रहे दोबारा से जिक्र, असल में ताने बाने वहां से जाके मिलते हैं ना, क्या करूं, मजबूर हूं। मुशर्रफ साहब ने अच्छे आदमी का इंतखाब किया, जनाब मियां मोहम्मद सुमरो साहब को इन्होंने बनाया सिंध का गवर्नर। सिंध का गवर्नर बनने के बाद मियां मोहम्मद सुमरो साहब ने, जहां तक मुझे इतला दी गई है, लोगों ने बताया, मियां मोहम्मद सुमरो साहब ने सिफारिश की कि ये मेरा कज़न है अब्दुल हफीज़ शेख, डॉक्टर अब्दुल हफीज़ शेख, ये वर्ल्ड बैंक में हैं, इनको ट्राई किया जाए, इनको तजुर्बे के तौर पर
इनके एक्सपीरियंस के लिए यहाँ सिंध गवर्नमेंट में लाया, या पहले ये सिंध गवर्नमेंट के वजीर ख़जाना बने अपने ही कज़न के अंडर में, यानी मियाँ मोहम्मद सोमरो साहब के अंडर। मियाँ मोहम्मद सोमरो साहब भी अच्छे आदमी हैं, अब्दुल हफीज़ शेख साहब भी बहुत अच्छे आदमी हैं, और अब्दुल हफीज़ शेख साहब जब वज़ीर हुआ करते थे सिंध में तो हमारे घर आए भी हैं, काफ़ी मरतबा तो नहीं आए लेकिन चंद मरतबा ज़रूर आए हैं। मैंने इनको एक अच्छा आदमी पाया, लेकिन क्वालिटी ऑफ एन इंडिविजुअल महज इखलाक से जज नहीं किया जा सकता ना, उसके आपने एक्शंस भी देखने हैं, पॉलिसीज़ भी देखनी है, उसकी जिसे कहते हैं बसीरत भी देखनी है, उसकी तासीर भी देखनी है। ये दोनों चीज़ें होना ज़रूरी है, बसीरत यानी विजन, तासीर यानी इफेक्टिव होना, इम्पैक्टफुल होना, काम करके दिखाने वाला आदमी होना चाहिए। अच्छा, काम करके ये आदमी दिखाता है, लेकिन मजबूरी क्या है? मजबूरी क्या है? प्रॉब्लम ये है कि जब आप बुलाते हैं किसी ऐसे शख्स को, उसको एजेंडा पकड़ाते हैं कि जनाब ये बैरूनी ममालिक की या बैरूनी जो मालियाती इदारे हैं, बैरूनी तरक्याती इदारे हैं, तो फिर इस तरह के मामलात पेश आते हैं। अकील करीम डैडी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर, माजरत डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ टेलीफोन लाइन पर मौजूद होंगे, तो उनको मैं वेलकम करता हूं। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, वेलकम टू द शो। बहुत शुक्रिया जनाब। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, मैं इस चीज़ से आगाह नहीं हूं कि आपको अंदाज़ा होगा कि अभी मैं क्या गुफ्तगू कर रहा था, लेकिन मैं आपके लिए मुख्तसरन दोहरा देता हूं कि बात यह है कि हमारे पास ऐसे अफराद मौजूद नहीं हैं हमारी फाइनेंस की टीम के अंदर कि जिनमें बसीरत भी हो और उनके अमाल में तासीर भी हो, ऐसा मेरा ख्याल है। और साथ ही साथ मैंने इस बारे में भी बात की कि अगर ऐसा शख्स हमें मिल भी जाता है तो हम उसके हाथ में एक एजेंडा थमा देते हैं जो बैरूनी ममालिक के या बैरूनी मालियाती, बैरूनी सरमायाकाराना या बैरूनी ज़र्री जो इदारे होते हैं उनका एजेंडा होता है। तो इसके बारे में बात हो रही, मैं आपसे जानना चाहता हूँ इसके बारे में। जी, आपने सब कुछ तो कह दिया, मुझसे आप क्या पूछना चाहते हैं? आप ये कह रहे हैं कि एक दुनिया का काबिल तरीन आदमी यहाँ लाके बिठा दिया और उसके बाद कहा कि भाई हमने ये चीजें एग्री कर ली हैं कि मईशत की शरह हमको सुस्त रखना है, अफरात ज़र बढ़ाना है, आवाम के ऊपर टैक्सों का बोझ डालना है, कर्जे देने हैं, असासे बेचने हैं, लोगों की एम्प्लॉयमेंट अगर कम होती है तो हो जाने दें, मगर ये था कि मामला चलने चाहिए। इसलिए कि इस्तेमाली ताकतों के अहकाम पर आलमी मालियाती इदारों ने हमसे ये कहा है, और अगर ये कब्जा नहीं देंगे तो हमारा मुल्क नहीं चल सकता। तो पहली चीज तो ये बता देते, जो आपने कही उसको मैंने एक्सप्लेन किया है, मैंने कोई नई बात नहीं जी। मगर एक और भी है, दूसरा ये है कि वो ये कहते हैं कि देखो हम पार्लियामेंट में बैठे हैं, ये जमहूरी मुल्क है, तो ये जो हमारे मेंबरान पार्लियामेंट है जो हमें सपोर्ट कर रहे हैं, जो हमारी काबीना में है, उनके भी कुछ मुतालबात हैं। वो कहते हैं यही आप कर दें तो वो भी आप पूरे कर लें, उसके बाद आपको आज़ादी है कि आप मईशत को बेहतर बना के सबसे खत्ते का मजबूत मुल्क बना लें। तो अब आप मुझे बताइए वो कर क्या सकते हैं बेचारा। एक तो ये चीज, दूसरा ये था कि अब आपने एक अकलबंदी ये की उन्होंने कि जो आदमी लाए वो उन्हीं के मुलाजिम बुला लिए। अब देखिए, जैसे मिसाल के तौर पर मैं एहतराम करता हूँ सबका, लेकिन जैसे हमारे मुशीर खजाना है वो 3 दफा हुकूमतों में आए हैं और वो कभी पाकिस्तान में टिकते नहीं है। मुशर्रफ साहब लेके आए, उन्होंने निष्कारी का CIA की कराची इलेक्ट्रिक की PGCL में भी उनका किरदार था, और उस वक्त भी वही बातें करते थे कि जी हमने बेहतरी मईशत कर ली है, उसके बाद चले गए। पीपल्स पार्टी में आए, वही बात उन्होंने शुरू कर दी। अब आए तो वही कहते हैं पहले सब तबाही थी, अब हम ये करेंगे। तो सवाल ये पैदा होता है कि अगर कोई ऐसा आदमी लाए जो यहाँ पला बड़ा हो, उसको जब ये एजेंडा थमाएंगे तो उसको तो मुल्क में रहना है, यही मरना है, तो वो कभी टीवी पे आके कह देगा कि मैं क्या करूँ, आपने मुझे तो चारों तरफ से बांध दिया है। ये है हमारा मसला। और आपको ये जो आपने जो है बोल्डनेस दिखाई है, हमारे अगर मीडिया ये बातें कौम को बता देता, उस तमाम मीडिया, तो फिर लोग तैयार होते हैं और वो कहते हैं कि क्या हो रहा है। अभी भी अक्सरियत लोग यही समझते हैं कि भाई 70 साल का गन है, अभी 2 साल में तो नहीं ठीक होगा, कम से कम 2-3 टर्म तो चला देने दें। तो ये चीज कहाँ पर है ना, दानिश्वर बता रहे हैं। हमारे जो सियासतदान है, मैं माजरत से आपको कह रहा हूँ, वो बड़ी पार्टी अपने दिफा में लगी गई है, तो वो भी हुकूमत के गर्दन पे हाथ नहीं रखते, पैर नहीं रखते, वो बस साइड से मारते हैं उसको, ताकि ये है कि वो उनके ऊपर सख्त हाथ ना रखें। तो ये एक मिली भगत चल रही है, इसको भी एक कार्टेल आप कह सकते हैं। एक ये भी माफिया है, खाली सीमेंट और शुगर माफिया नहीं है, असल माफिया जो सबके ऊपर बैठा है, और आपने इसको खूबसूरत अल्फाज में लिपट के कह दिया सब कुछ। तो अब मैंने उसकी थोड़ी सी तफसील बता दी है, चेक कीजिए। अच्छा, अब मैं थोड़ा सा एक
दूसरी जानिब आपको लेकर जाता हूँ। जाहिर बात है मैं सियासत मेरा एजेंडा नहीं है, इट्स नॉट ऑन माई प्लेट, लेकिन बात यह है कि सर देखें अभी हुकूमत की गैर मकबूलियत और बिलखुसूस -1 की जो गूंज हमें सुनाई दे रही है, पूरे पाकिस्तान में सुनाई दे रही है, बिलखुसूस इस्लामाबाद के अंदर और उसके इर्द गिर्द जो शहर हैं उनमें भी शायद सुनाई दे रही हो, उसकी जो वजह है वो मुआशी इस्लाहात का ना होना, माफियाज का बहुत ज़्यादा हावी होना, माशी इस्तेसाल, गुर्बत में इजाफा, माशी सुस्त रवि, ये तमाम चीज़ें जो हैं ये इसकी वजह बन रही हैं। मेरा ख्याल है -1 की, इसकी कोई सियासी वजह नहीं बन रही। आप क्या राय देते हैं? देखिए आप तो बात सही कर रहे हैं, लेकिन आपको ये मैं बताऊं कि ये कोई पहली दफे तो नहीं हो रहा है ना। इससे पहले जब 2 हुकूमतें पाकिस्तान में मुशर्रफ के जाने के बाद आप देखिए दोनों -1 पे गई हैं। यानी आपने यूसुफ रज़ा गिलानी को हटाया लेकिन पीपल्स पार्टी आखिर तक आई नहीं सर, वो -1 था। देखें मैं आपको थोड़ा याद करा देता हूं, मैं आपकी बात से पूरा इत्तेफाक करता हूं। -1 के अंदर वहां वजह ये थी मेमो गेट, आपको अंदाजा होगा, याद होगा, लंबा चौड़ा स्विस पैसे, करप्शन। फिर नवाज शरीफ साहब की बात यह थी कि नवाज शरीफ साहब बेवजह इदारों से पंगा लेने के आदी हैं, उन्होंने अपने पंगे की वजह से -1 किया। लेकिन क्या आपके ख्याल से ये वाला -1 माशी वजूहात की वजह से, ये मैं पूछ रहा हूं? नहीं, ये वाला जो -1 है वो ये है कि इन्होंने अपनी सारी एनर्जी, अपनी सारी ताकत चोर डाकू में लगा दी। तो जो इस्लाहात यानी आवाम ताकतवर तबकों को नाराज किए बगैर भी जो थोड़ा बहुत काम हो सकता था वो नहीं हुआ। मैं ये बात कह रहा हूँ उसकी आपको वजह बता दूं, अगर आप 1-2 जुमले में इजाजत दें। जी जी। देखिए सबसे बड़ा मसला ये था कि जो पिछली हुकूमत जो थी वो एतबार हो चुकी थी, बाहर से सरमाया नहीं आ रहा था, इस पर चल रही है हुकूमत। अब मैं आपको 2 फिगर दे रहा हूँ और जिम्मेदारी मेरी है। 2018 जो आखिरी साल था पिछली हुकूमत का, तो इनके बकौल उस बैरूनी सरमायाकार भी नाराज थे, समंदर पर पाकिस्तानी भी नाराज थे, मगर $5 अरब का टोटल फॉरेन इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान आया एक साल में, $5 अरब। अब जब 2 साल में सारी दुनिया बेताब है, समंदर पर पाकिस्तानी यहाँ पैसा देने के लिए तैयार हैं, तो 2 साल में $1 अरब आया। तो अगर आप इसकी वजह तलाश करेंगे तो जो आपने बसीरत अफरोज तलबात उठाए हैं उसमें ये तो एक फिगर भी डाल लें। मैं आपकी बातों से मुत्तफिक हूँ जो आपने बात की। तो ये सरमायाकारी $5 अरब के बजाय एक साल में $1 अरब पर आ गई। ग्रोथ रेट जो आपका जो है वो 5.5 से 1.9 पर आ गया कोरोना से पहले, आपको भी पता है। अफरादी दर जो है वो 4% से आके जो है वो आ गया 12, 13, 14 पे चला गया था, अब 7-8 पर है। मगर जो असल बात है वो ये है कि मैं तकरीर सुना था, जो हमारे जो वजीर साहब हैं उन्होंने लिखी हुई तकरीर की, ब्यूरोक्रेसी ने बना के की थी, उन्होंने याद भी की थी और वो पढ़ भी रहे थे। तो पाकिस्तान के हर आदमी को जो समझदार है ये पता है कि पिछले साल 1.9% ग्रोथ हुई है। हुकूमत भी कह रही है, स्टेट बैंक भी कह रही है। इस गुफ्तगू को जारी रखते हैं, इसकी वजाहत भी आपसे लेते हैं। एक छोटी सी मुझे ब्रेक लेनी है, ब्रेक से वो अपनी गुफ्तगू को जारी रखें। जी। नाजरीन वेलकम बैक आफ्टर द ब्रेक। गुफ्तगू हमारी जारी। ब्रेक में जाने से पहले जनाब डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब के साथ बात हो रही थी और गुफ्तगू यही कर रहे थे जनाब वाला हम कि आखिर ये क्या वजह है, क्या मामलात हैं कि इस्लाहात हमारे मुल्क के अंदर सही तौर पर नहीं हो रही। तो डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब हमारे साथ मौजूद हैं लाइन के ऊपर। डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, माजरत बीच में आपकी गुफ्तगू जो है अधूरी रह गई, मैं चाहूँगा वहाँ से बात को जोड़ लें, अपना जुमला मुकम्मल कर लें, अपनी बात मुकम्मल कर लें, फिर हम आगे चलें। जी देखिए, पहली चीज ये है कि जब हमारे वजीर साहब पार्लियामेंट में लिखी हुई तकरीर पढ़ रहे थे, जो पहले कई दफे उन्होंने दोहराई होगी, तो उन्होंने ये कहा, लिखी हुई थी कि पब्लिश भी वही हुई है कि हमारा पिछले साल 19 में जो ग्रोथ रेट है वो 3.3% है। अब उनको भी पता था कि जी वो 1.9 है, प्लानिंग कमीशन भी कह रही है, हुकूमत भी कह रही है। तो जब वो पढ़ रहे थे तो उनके दिमाग में घंटी तो बज रही होगी कि यार मैं पार्लियामेंट में बैठ के क्या कह रहा हूँ। कोई उनको वो नहीं हुआ है कि क्या तमाशा है, ये बजट है ना भाई, वो तो 1.9 थी। अगला जुमला कहा कि जी इसलिए 3,300 अरब का नुकसान हो गया कोरोना से, क्योंकि वो 3.3 से -4 आ गया। वो तो नहीं था, ये सारी चीजें गलत हो गई। मतलब जो दूसरी बात मैं आपको बताना चाह रहा था वो ये था कि ये जो बजट है, ये उन्होंने कहा कि ये फाजिल बजट 242 अरब रुपए का सूबे देंगे। आपको भी पता है कि सूबे 242 देंगे, उन्होंने माइनस दिया। तो आपको पता है कितना झटका लगा एक साल में? 220 अरब रुपए का झटका सूबों ने लगा दिया, 242 के बजाय उन्होंने डेफिसिट देके। ये दूसरी बात है। और जो तीसरी बात मैं कह रहा हूँ कि अभी जो स्कैंडल्स हो रहे हैं, अब स्टेट बैंक ने डिस्काउंट रेट कम किया, सबको पता था कर रहे हैं। एक दिन पहले बड़े पैमाने पर
जो है वो बेच दिए पाकिस्तान इन्वेस्टमेंट बॉन्ड, लिक्विडिटी स्टेट बैंक ने बैंकों को फराहम कर दी, तो किसको फायदा पहुंचाया गया? तो पहले आप शोर करते रहे कि जी 13% के ऊपर बाहर से पैसा ले आए, अब मॉनेटरी पॉलिसी एक दिन पहले कि आपने अरबों रुपए के इन्वेस्टमेंट बॉन्ड बेच दिए। तो ये जो स्कैंडल हो रहे हैं, तो जो आपका सवाल है, क्या अपोजिशन जिनके ऊपर ये हमले कर रहे हैं वो इन नुकात को लेकर नहीं आते? इसलिए सर फाइलें हैं उनकी, इनके पास उनकी फाइलें हैं, फाइलें खोल देंगे। मैं वही कह रहा हूँ ना कि वो काबिल कबूल हद तक वो इल्जामात लगाते हैं, मगर एक जुमला सर, उर्दू की कहावत है, टीवी पर पता नहीं कह सकते हैं कि नहीं, लेकिन मैंने तो नवी जमात में पढ़ी थी, एक हमाम में सब नंगे, मैंने सुना था, मतलब ये उर्दू की कहावत है बड़ी मशहूर। हाँ, लेकिन ये तो अफसोसनाक हकीकत है ये। मगर मैं एक चीज और कह रहा था, देखिए हमारे पूरे हम सुन के कान पक गए कि मुल्क दिवालिया था। मैं अगर आपसे ये कहूँ कि जिस दिन इमरान खान साहब ने हलफ उठाया था, उस दिन 10.2 अरब डॉलर के रिजर्व थे, 10.2 अरब डॉलर। 19 जून को 10 अरब डॉलर से नीचे चले गए और मईशत बहाल हो गई और 15 अरब डॉलर के कर्जे बढ़ गए। तो ये आप तो फिर लोगों का एतमाद कहाँ जाएगा भाई? आप 2 साल आपके पूरे हो रहे हैं, रिजर्व नीचे चले गए, दिवालिया आप कहते थे, अगर वो दिवालिया था तो अब 10 से नीचे चले गए, जो आपने लिए थे, और 15 अरब के कर्जे बढ़ गए, तो अब क्या है? तो मेरा कहना ये था कि सर हुक्मरानों को बेसिकली मिसलीड किया गया है और अवाम को भी मिसलीड किया गया है कि हमारे मुल्क के अंदर सिर्फ लूटी हुई दौलत बाहर चली गई है, वो वापस आ जाएगी तो हमारा मुल्क ठीक हो जाएगा। देखें, इसीलिए हमने नाच गाना किया, धरनों में डांस किया, और क्या और आपको बताऊं, जो हमने किया, अपनी जूतियां जो थी वो हमने घिस दी नाच नाच के। वो इसीलिए घिसी क्योंकि इन लोगों ने कहा कि बाहर लूटा हुआ पैसा वापस आएगा, मुल्क ठीक हो जाएगा। हम तो इस ख्याल में थे ना। नहीं, आप तो खैर नहीं थे, मगर जो एक वजीर साहब थे वो ये कहते जिस दिन इमरान खान आएगा 200 अरब डॉलर हमारे ऊपर पास आएंगे, वो हम फेंक के मारेंगे सबको ना, तो 2 अरब भी नहीं आएगा। तो मेरा कहना ये था कि, लेकिन मैं आपसे मुत्तफिक नहीं हूँ कि बेवकूफ बना रहे हैं हुक्मरानों को, सब पता है वो क्या कर रहे हैं, ऐसी बात नहीं है। हमारे एक जुमला में बोल रहा हूँ, उससे आपके पास टाइम नहीं होगा अभी, हमारे पास माशी फैसले ताकतवर तबकों को दबाव पर उनको खुश करने के लिए और अपने इख्तिदार को बचाने के लिए होते हैं। तमाम फैसले आप देख लीजिए, शुरू से आखिर तक जो कुछ हो रहा है, इख्तिदार बचाना है, ताकतवर लोगों को खुश रखना है और आलमी मालियाती इदारों को खुश रखना है। गवर्नर, स्टेट डिप्टी गवर्नर दोनों IMF के लाने हैं और कायदे-ए-आज़म कहते रहें कि जी हमारी खुद मुख्तारी की अलामत है स्टेट बैंक, हम तो आज फैसले कर रहे हैं। ये चीजें आप आवाम को नहीं बता रहे हैं, हमारा मीडिया 99% नहीं बता रहा है, वो सियासी झगड़े बता रहे हैं, आवाम समझ नहीं रहे। मगर रूलर्स को तो सब पता है कि वो क्या तमाशा कर रहे हैं, अपोजिशन को भी पता है कि वो तमाशा कर रहे हैं। ये 22 करोड़ आवाम की किस्मत से हम लोग खेल रहे हैं। आप अपना खून जलाते रहिए, ब्लड प्रेशर बढ़ाते रहिए, वो किसी को परवाह नहीं है, ये मैं बता दूं। नहीं, ये बात तो आपने सही की है। मैं तो कोशिश करता हूँ दवाई खा के आया करूँ, लेकिन किसी दिन भूल जाता हूँ, इसलिए मेरी तबीयत भी ख़राब हो जाती है टीवी पर आकर। लेकिन डॉक्टर शाहिद हसन सिद्दीकी साहब, देखें बात ये है कि हम देखें उम्मीदें तवक्कुआत ही लगाएंगे ना, फिर और हम क्या करेंगे? जब हम उम्मीदें तवक्कुआत नहीं लगाते तो फिर लोग आ जाते हैं, कहते हैं जनाब मायूसी जो है वो कुफ्र है। और फिर नहीं, वो मायूसी सिर्फ अल्लाह की ज़ात से नहीं होनी चाहिए, इंसान से क्या मायूसी या दुनिया से क्या मायूसी का रिश्ता जोड़ना। सर लोग तो नाउजुबिल्लाह कैसी बातें करते हैं, कहते हैं हुकूमतों से मायूस हो जाएं तो ये भी नाउजुबिल्लाह कुफ्र। आप मुझे बताएं, हुकूमत आपने जुमला बताया, उसके साथ दूसरा जुमला भी बोल दीजिए कि एक सांस से 2 दफे डसना भी मोमिन की शान नहीं है। नहीं तो वो बात जब कहें तो ये भी बताइए कि आप एक ही सांस से सुराख से बार बार डसे जा रहे हैं, कब तक ये कहते रहेंगे मायूसी कुफ्र? बिल्कुल है, लेकिन एक सांस से डसा बार बार जाना, हर हुकूमत की जानिब से डसा जाना भी मोमिन की शान नहीं है। दोनों को मिला के कहें तो बड़ी मेहरबानी होगी आपकी। सर देखें, मैं तो इस चीज़ का देखें, मैं अब पता नहीं अब आप इससे इत्तेफाक करें नहीं करें, अब मैं इस चीज़ पे कंक्लूड करने लगा हूं कि पाकिस्तान के अंदर कोई भी हुक्मरान ईमानदारी के साथ और जिम्मेदारी के साथ इस मुल्क पर हुक्मरानी करने का अहल नहीं है। इस जुमले की नफी कर दें। जी बिल्कुल, मैं आपको बता दूं, उसकी जुमले की नफी ये है कि हदीस ये है कि जैसी कौम होती है वैसा उसके ऊपर हाकिम आता है। अगर अब यही कौम का चेहरा है और उन्हीं का रिफ्लेक्शन इन हुक्मरानों में आता है, हमें माजी में गलत करके लोगों को करप्शन की तरफ डाल दिया गया है। यानी कौम के ऊपर इसकी जिम्मेदारी डाली जाए, बिलाशुबा डाल, उनकी भी देखिए, ये तो हुकूमत कह रही है ना
तो अल्लाह ताला ने ये बताया है हमको कि भाई जैसी कौम होती है वैसे उसके ऊपर हुक्मरान आते हैं। रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने भी फरमाया है। तो अगर मैं चोर हूँ, मैं मुनाफिक हूँ, मैं झूठा हूँ, मैं टैक्स चोर हूँ, मैं पैसे बाहर रखता हूँ, मैं रिश्वत लेता हूँ, मैं स्मगलिंग करता हूँ, तो मेरे हुक्मरान मैं वो भी अपने बात आप बड़ी अहम कर रहे हैं और पते की कर रहे हैं, लेकिन वक्त मेरे पास जितना मैंने उसको आपके साथ गुफ्तगू में इस्तेमाल किया, कोशिश